नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक संधि को। व्यंजन संधि के ऊपर हमने 2 वीडियोज़ में पढ़ा, 2 पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं और आज पढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तो इन 2 पार्ट के इन 2 वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद आज का ये पार्ट, ताकि पीछे की जो संधियाँ हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकें। और आज हम पढ़ते हैं अनुनासिक संधि कि अनुनासिक संधि क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम संधि पढ़ेंगे सूत्रों के अनुसार। हमें संधियाँ सूत्रों के अनुसार पढ़नी है, सूत्र याद करने हैं, सूत्रों का अर्थ हमें याद होना चाहिए ताकि हम उनको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से याद कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये अनुनासिक संधि से संबंधित सूत्र है। ये क्या कहता है सूत्र? देखिए सूत्र का अर्थ है कि वर्गों के 1, 2, 3, 4 के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा कि पदांत यर, कि पद के अंत में यर। यर एक प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार में लगभग सभी वर्ण आ जाते हैं, है को छोड़ करके। तो क्या कहता है कि पद के अंत में अगर जो प्रथम पद है संधि का, उसके अंत में वर्गों के 1, 2, 3, 4 अर्थात अपना वर्ग, जिसकी हम बात करें क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये जो अपने वर्ग हैं, इन वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है प्रथम पद में, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का जो वर्ग है, जो अपने वर्ग का, उसमें 5वां वर्ण हो जाएगा। यदि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आगे हो, अर्थात अनुनासिक वर्ण आगे हो, तो यहाँ देखिए कि पद के अंत में यर हो। यर से तात्पर्य लगभग सभी व्यंजनों से है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से यह बता दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण होना चाहिए, अर्थात अनुनासिक वर्ण हम बात करें जैसे ग, ये हो सकता है न, न और मैं, ये अनुनासिक वर्ण है। तो प्रथम पद है वो यर, अर्थात कोई अंत में व्यंजन आ रहा है को छोड़ करके लगभग सभी, या फिर 1, 2, 3, 4। और जो उत्तर पद है उसमें अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रथम पद का जो वर्ण होगा, उस प्रथम पद के वर्ण को हम 5वें वर्ण में बदल देंगे, उसी वर्ग में जिस वर्ग का अक्षर पहले पद के अंत में है। उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहां पर उदाहरण दिया है, वाक महिमा, वाक प्लस महिमा। ये जो क है, क वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो हमने पढ़ा था कि पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर क वर्ग का प्रथम अक्षर है। उसके बाद महिमा, ये जो शब्द मैं है, ये अनुनासिक वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आया है। तो हम क्या करेंगे, इस क को अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देंगे। तो इस क का 5वां वर्ण होता है ङ, यहाँ पर नीचे हलंत होगा और यह बन जाएगा अपना वांग महिमा। अगला उदाहरण देखिए आप, एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी। जब इसकी संधि करेंगे तो हमारे पास त वर्ग का वर्ण है द, और आगे हमारे पास अनुनासिक वर्ण
अर्थात किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण मैं आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यरो अनुनासिक की अनुनासिक व सूत्र से जो पहले पद का अंतिम वर्ण है उसको उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हम बना देंगे। तो यहाँ हम इस द को न में बदल देंगे और ये बन गया अपना एतन्न मुरारी ही। अगला देखिए तद प्लस न, यहाँ पर भी अंतिम वर्ण न आया हुआ है जो कि अनुनासिक वर्ण अर्थात पांचवा अक्षर है, और यहाँ पर द है, तो द को हम न में बदल देंगे, नीचे हलंत होगा और ये बन गया तन्न। उसके बाद एक सूत्र और देखेंगे इसमें, ये देखिए प्रत्यय भाषाया नित्यम, प्रत्यय भाषाया नित्यम, ये सूत्र क्या कहता है, यदि प्रत्यय आगे रहे, ध्यान से समझें इसको, यदि प्रत्यय आगे रहे तो यह अनुनासिक संधि नित्य होगी। प्रत्यय आगे रहे तो ये अनुनासिक संधि नित्य होगी। यहाँ पर ये सूत्र बोलता है, इसमें जो संधि कार्य होगा वो हम विकल्प से कर सकते हैं, विकल्प से करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। यहाँ पर इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पांचवा वर्ण बनाएं, उसके ऊपर अनुस्वार भी लग सकता है, तो यहाँ पर विकल्प है। लेकिन प्रत्यय भाषाया नित्यम सूत्र ये कहता है, यदि प्रत्यय आगे रहे तो यह अनुनासिक संधि नित्य होगी। देखिए वाक प्लस मयम, यहाँ पर प्रत्यय है मयम, मयम प्रत्यय है, तो यहाँ पर ये जो क है इसका पंचम वर्ण हमें ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे प्रत्यय है तो ये नित्य होगी, तो ये बन गया वांगमयम। अगला है तद प्लस मात्रम, यहाँ पर भी मात्रम प्रत्यय है आगे, और ये द है, तय वर्ग का अक्षर, इसको हम न में बदलेंगे तन मात्रम। इसी तरह से विराट प्लस मयम विराणमयम, क्योंकि टय वर्ग है और टय वर्ग का अंतिम अक्षर होता है न, अनुनासिक वर्ण न, तो यहाँ पर हम इसको न में परिवर्तन कर देंगे और ये बन गया विराणमयम। अगला है मृद प्लस मयम मृन्मयम, तो प्रत्यय भाषा या नित्यम सूत्र ये कहता है कि अगर बाद में प्रत्यय आ रहा है तो ये संधि कार्य अवश्य होगा, नित्य करनी होगी। यरो अनुनासिक व सूत्र ये कहता है कि आप ये कार्य विकल्प से कर सकते हैं। अगली संधि देखिए इसमें अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि ये क्या है, यहाँ पर सूत्र है, सूत्रों के आधार पर हम संधियां पढ़ रहे हैं। तो अनुस्वार संधि ही मौनुस्वार है, सूत्र याद करेंगे हम, मौनुस्वार है कि पद के अंत में स्थित मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है हल वर्णों के परे रहते। यहाँ पर देखिए कि पद के अंत में स्थित जो प्रथम पद है उसके अंत में जो मैं आ रहा है उसको हम अनुस्वार कर देंगे। कब कर देंगे, अगर जो बाद वाला पद है, जो उत्तर पद है, उसमें कोई भी हल वर्ण आए, अर्थात हल वर्ण से शुरू होने पर हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद के अंतिम अक्षर, जो अंतिम वर्ण जो मैं है, उस मैं को हम अनुस्वार में बदल देंगे। देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो प्रथम पद है उसके अंत में मैं आ रहा है और जो उसके बाद में हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला पद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं को अनुस्वार में बदल देंगे। अगर आगे स्वर आता है तो स्थिति नहीं होगी, अगर व्यंजन आ रहा है तो हम उस मैं को अनुस्वार में बदल देंगे। देखिए मात्रम प्लस वंदे, यहाँ पर अंतिम वर्ण अपना मैं है प्रथम पद का, उसके बाद वै से शुरू हो रहा है अर्थात व्यंजन से, हल से, तो हम क्या करेंगे, इस मैं को अनुस्वार में बदल देंगे मौनुस्वार है सूत्र के अनुसार, तो ये बन गया मात्रम वंदे। क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि हरिम प्लस वंदे
किस सूत्र का उदाहरण है, तो हमें इन सूत्रों का अर्थ, इन सूत्रों की परिभाषा अच्छी तरह से याद होनी चाहिए ताकि हम सही कर सकें कि हरिम वंदे मोनुस्वारः सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पर भी अंतिम वर्ण मैं है और मैं के बाद वै व्यंजन से शुरू होने वाला है, तो हम इस मैं को अनुस्वार में बदल देंगे। उसके बाद देखिए सत्यम प्लस शिवम, सत्यम शिवम, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम वर्ण मैं और उसके बाद व्यंजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस मैं को अनुस्वार में बदलेंगे, ये बनेगा सत्यम शिवम। आगे देखिए सत्यम वद, सत्यम वद, तो ये मैं है, मैं को अनुस्वार में बदल देंगे और ये बन गया सत्यम वद। अगला सूत्र देखिए नश्चा पदांतस्य झलि, ये भी अनुस्वार संधि का ही सूत्र है। नश्चा पदांतस्य झलि क्या बताता है कि पद के बीच में न और मैं दोनों का अनुस्वार हो जाता है झल वर्णों के परे रहते। क्या बोलता है कि पद के बीच में, ये देखिए बीच में, जबकि मोनुस्वारः सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में, अर्थात जो प्रथम पद है उसके मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार उसके अंत में, जबकि ये क्या कहता है कि पद के बीच में न हो और मैं हो, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अनुस्वार कर देंगे, बाद में झल वर्ण हो तो। झल तात्पर्य, झल एक प्रत्याहार है और झल में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श श स है, ये वर्ण आते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं पहले वीडियो में। यहां पर देखिए यहां उदाहरण दिया है कि यशान प्लस सी, तो यशान प्लस सी, ये अगर इसको हम दोनों को मिलाएं तो एक पद के बीच में आ जाता है ये, और ये जो न है इस न को हमने अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया क्योंकि यहाँ पर आगे झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का वर्ण स है और ये हमारे पास पहले न है, जबकि मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार पहले पद के अंत में मैं होना चाहिए, उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस न को अनुस्वार में बदल देंगे और ये बन गया यशांसी। नम प्लस स्यति, नम प्लस स्यति, यहाँ पर भी क्या है, मैं है और आगे स आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस मैं को अनुस्वार में बदल देंगे और ये बन गया नंस्यति। तो नश्चा पदांतस्य झलि जो सूत्र है वो क्या कहता है कि आप पद के अंत में, सॉरी, पद के बीच में न और मैं दोनों का अनुस्वार कर देंगे, बाद में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। आगे देखिए, यहाँ आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से याद करें। यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि यशांसी उदाहरण किस सूत्र का है, नंस्यति उदाहरण किस सूत्र का है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, मोनुस्वारः है, नश्चा पदांतस्य झलि, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। तो इस तरह से आपको कुछ अनुनासिकी, अनुनासिकोवा, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होता है। आगे देखिए, यहाँ पर अनुस्वार संधि के कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद भी जरूरी होते हैं पढ़ने। परीक्षाओं में अपवाद से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सूत्र याद करेंगे, मऊ राजी समह क्वौ, मऊ राजी स्मह क्वौ, ये क्या कहता है कि सम उपसर्ग, ये जो सम है, सम उपसर्ग के मैं के बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रूप रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। ये क्या कहता है, मऊ राजी स्मह क्वौ। यहाँ पर सूत्र अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, उसका अर्थ याद कर लेते हैं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। मऊ राजी स्मह को, ये कहता है कि सम उपसर्ग, उपसर्ग है सम, उसके बाद में क्विप प्रत्ययुक्त राज धातु, क्विप प्रत्ययुक्त कौन सी धातु, राज धातु के रूप रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा। अर्थात जो राज धातु है उसका रूप रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा। देखिए यहां पर उदाहरण दिया है, सम प्लस राट, राज धातु का
पद है ये, और ये बन गया सम्राट। यहाँ पर इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये सूत्र जो अपवाद सूत्र है, मौ राजिस्म है कौ क्वौ, इसके अनुसार। यहाँ देखिए आप आगे, सम प्लस राज्ञः, सम प्लस राजः सम्राजः, साम प्लस राज्यम साम्राज्यम। यहाँ पर ये जो शब्द, ये जो अंतिम जो उत्तर पद जो है उसके जो ये पद, ये राज धातु के क्विप प्रत्यय लगाने से, राज धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से बने हुए हैं और पहले सम उपसर्ग है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए, अगला सूत्र क्या कहता है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण है या उसके बाद के जो सूत्र हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं और जितना हमने पढ़ा उनको आप सूत्रों के अर्थ सहित याद करें तो आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। और अगली वीडियो में बाकी जो बचे हुए अनुस्वार संधि की जो अपवाद सूत्र कुछ बच गए या फिर अनुस्वार संधि के कुछ नियम और बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की वीडियो। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो।